Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to the Med World. Today our topic of discussion is the cholinergic system. जो कोलिनर्जिक सिस्टम है हमारा, ये मेन सिस्टम है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हेल्प करता है। ठीक है, सो हम इसे एक कहानी की सूरत में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द पार्ट वन है द स्टोरी ऑफ काम बॉडी एंड एसिटाइलकोलिन। अभी तो लिखा गया है, इमेजिन योर बॉडी हैज़ टू मूड्स, फर्स्ट वन इज़ फाइट एंड फ्लाइट, सेकंड वन इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आप इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। ठीक है, जब आप गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें गेमिंग मोड ऑन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, और जब आप गेम नहीं खेलते तो ये नॉर्मल मोड में काम करता है। ठीक है, सो इससे हम पता चला कि डिफरेंट काम्स के लिए डिफरेंट मूड से सेम इस तरह हमारी जो बॉडी है, जब इसे कोई इमरजेंसी होती है, कोई फाइट होती है, कोई फ्लाइट मूड होता है, ठीक है, उसमें हमें जो एक्टिवेशन करता है वो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और सेकंड है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मींस जब आप घर में रिलैक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम से बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा वो होगा पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, यस्टरडे हमने स्टडी किया फाइट एंड फ्लाइट मींस एमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, उधर हमने शेर की एग्जांपल ली कि आपके पीछे शेर लग गया। ठीक है, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, आज जो हमारा सिस्टम है वो पारासिम्पैथेटिक। आप मिसाल इस तरह ले लें कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहे हैं। ठीक है, सो उस वक्त जो सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा वो होगा दिस वन, पारासिम्पैथेटिक। अब लिखा गया व्हेन योर बॉडी वांट्स टू, जब आपकी बॉडी को रिलैक्स करना होता है, ठीक है, डाइजेस्ट फूड करनी होती है, फूड की डाइजेशन करनी होती है, पी आपने पेशाब करना होता है, ठीक है, आपने आंखों में टीयर्स बनाने होते हैं, स्लाइवा बनाना होता है, जो हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन करना होता है। ठीक है, इसके दौरान जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा इन सब के दौरान, ठीक है, वो होगा पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, वो क्या होगा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो अब इम्पॉर्टेंट बात इधर ये है कि जो हमने स्टडी किया सिम्पैथेटिक, उसमें दो केमिकल मैसेंजर यूज़ हो रहे थे। फर्स्ट वन प्री गैंग्लियनिक यूज़ हो रहा था एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट गैंग्लियनिक नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन यूज़ हो रहा था। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमारा तो जो इधर सिस्टम यूज़ होगा एक ही केमिकल मैसेंजर है, प्री गैंग्लियनिक भी, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियनिक भी एक ही है। इधर भी एसिटाइलकोलिन है, प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक भी क्या है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, सो ये रिलीज़ कितने से होता है, ये है हमारा सर्विकल, और ये हमारा सैक्रल, दरमियान में हमारा होता है थ्रैकुल नंबर। ये सर्विकल वाला एरिया जिधर से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, और ये जो सैक्रल वाला एरिया है, ठीक है, क्रेनियो सैकुलर एरिया जो हमारा इधर से निकलती हैं हमारी पारासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, जो प्री गैंग्लियन बिफोर गैंग्लियन रिलीज़ करेंगे एसिटाइलकोलिन, और आफ्टर गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगे। आप इस तरह समझ लें कि इट्स द लैंग्वेज ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ रिलैक्सेशन मीन्स जब आपकी बॉडी को आपको आराम पहुंचाना होगा तो जो सिग्नल वो यूज़ करेगी वो एसिटाइलकोलिन यूज़ करेगी। ठीक है, सिंपल इज डैट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो ये है क्या हमने पढ़ लिया कि एसिटाइलकोलिन का केमिकल मैसेंजर, लेकिन एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एसिटाइलकोलिन जो केमिकल मैसेंजर है इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। वो इधर लिखा गया है कि थिंक ऑफ द एसिटाइलकोलिन एज ए सैंडविच। ठीक है, ब्रेड स्लाइस वन लाइक ए कोलिन, ब्रेड स्लाइस टू लाइक ए एसिटाइल कोएंजाइम एंड शेफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इधर लिखा गया है कि एक शेफ़ है, ठीक है, एक कुक है, एक हांडी बनाने वाला बंदा है, सैंडविच बनाने वाला बंदा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इस शेफ़ का नाम है। और ये शेफ़ बना क्या रहा है, जब हमने उसे देखा कि वो क्या बना रहा था, वो ब्रेड्स बना रहा था। ठीक है, और जब आप ब्रेड बनाते हैं आपको पता है हम ब्रेड की दो स्लाइसेस यूज़ करते हैं, दरमियान में जैम डालते हैं। ठीक है, अब इधर जो हमारी ब्रेड की दो स्लाइसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ब्रेड की स्लाइस का नाम है कोलिन और दूसरी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल को ए। ठीक है, सो हमारे दो थे एसिटाइल को ए एंड कोलिन, इन दोनों को जो जोड़ेगा एंजाइम उसका नाम है कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, इन दोनों स्लाइसों को जोड़ देगा। ठीक है, अब लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड। ठीक है,
अभी इधर सवाल ये आता है कि हमारा जो एसिटाइल कोलिन है बन तो गया, हमें पता चल गया ये 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, कोलिन, एसिटाइल कोए और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं एसिटाइल को बनाने में, ठीक है। अब सवाल ये तो उठता है कि एसिटाइल कोलिन बन तो गया, लेकिन इसकी रिलीज़ कैसे होती है, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, फिर पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर लिखा गया व्हेन न्यूरॉन वांट्स टू सेंड अ मैसेज, वेट, when neuron wants to send a message, acetylcholine is packed in a vesicle, ठीक है। सेकंड, nerves get activated, ठीक है, nerve gets activated and then vesicle open and acetylcholine spills out and then acetylcholine runs across the synapse and binds to the receptors। इधर लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा एसिटाइलकोलिन, यार पेंसिल चाहिए मुझे, ये है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पैक करेंगे, किसके अंदर, वेजिकल के अंदर पैक करेंगे, ठीक है। आप इस तरह समझ लें कि जो शार्पर नहीं था, शार्पर, ठीक है, एक शार्पर है आपके पास और आपके पास एसिटाइलकोलिन, जैसे ब्रेड नहीं होता, ब्रेड, आपका जो तैयार ब्रेड है वो समझे एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। उसको जो हम पहले क्या करेंगे, शार्पर के अंदर डालेंगे। इधर शार्पर हमारा कौन सा है, वेजिकल, ठीक है। और जब शार्पर को हम साइनेप्स के करीब लेकर जाएंगे, ठीक है, हमारी जब नर्व एक्टिवेट होगी, नर्व्स की एक्टिवेशन होगी, तो क्या होगा, ये जो वेजिकल है ये फट जाएगा, ठीक है, वेजिकल की ओपनिंग हो जाएगी। और व्हेन हमारी वेजिकल, हमारा शार्पर फट जाएगा, ठीक है, उसमें से क्या होगा, हमारे एसिटाइलकोलिन बाहर निकलेंगे, ठीक है। और बाहर निकल के किधर जाएंगे, साइनेप्स के ऊपर, ठीक है। और जब वो साइनेप्स से बाहर निकलेंगे, ये साइनेप्स से बाहर निकल गए, ठीक है। और जो जब बाहर निकलेंगे, जो अपोजिट साइड होगी ना, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, ये जो जैसे हमारा ये पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, ठीक है, इधर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे एसिटाइलकोलिन के, ठीक है। और रिसेप्टर कौन से हैं वो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेजिकल में पैकिंग होगी और जब सिग्नल आएगा ये वेजिकल हमारा फट जाएगा, ठीक है। हमारे जो एसिटाइलकोलिन साइनेप्स से बाहर निकल के किधर अटैक करेंगे रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हाउ एसिटाइलकोलिन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब इधर हमने लिखा गया है, इधर लिखा गया है बट इट डजंट स्टे लॉन्ग, मीन्स जब ये रिलीज़ हो जाता है ये लॉन्ग टर्म के लिए इधर नहीं पड़ा रहेगा। सो इसकी वजह भी ये है, जाहिर बात है, अगर वो उधर पड़ा रहेगा वो बार बार रिसेप्टर को एक्टिवेट करता रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये तो एक किस्म की डिजीज़ में कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। इसे तो बस उसी वक्त अटैक करना चाहिए जब हम सिग्नल भेजें, ये जाकर रिसेप्टर पर अटैक करे और फौरी सिग्नल ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो जो पावरफुल इरेजर एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से याद रखें, इरेज करता है, इरेज दी एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब आता है इन दी कोलिन एंड एसिटेट, वो कह रहा है कि जो हमारा एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, और उसको ब्रेक करता है किसके अंदर, एसिटेट में, और सेकंड किस में, कोलिन में, ठीक है। ये दो है, इन दोनों में इसको ब्रेक करेगा एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। सो इधर लिखा गया है सो मैनी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अटैक दिस एंजाइम लाइक न्यूरोफाइजोसिग्नल। सो हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, ठीक है, जिनमें हमें एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी, ठीक है। हम आगे जाके फर्दर लेक्चर्स में स्टडी भी करेंगे कौन सी बीमारियां, ठीक है, जिनमें हमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो मैनी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारी एसिटाइलकोलिन एक्ट करें या एसिटाइलकोलिन की तादाद को बढ़ाएं, ठीक है, वो दवाइयाँ मोस्टली जैसे न्यूस्टिग्मिन और जो फाइजोस्टिग्मिन है, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो हमारा एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, इसको जाके ब्लॉक करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी साइनेप्स वाले एरिया पे क्या ज़्यादा हो जाता है, हमारा एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होता है, सो हमारा जो सिग्नलिंग पाथवे है बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, वो है क्या है, वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर टाइप्स, ठीक है। जो हमारा कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जो रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं लाइक एड्रेनर्जिक सिस्टम, उसमें अल्फा और बीटा थे, इसमें क्या है, निकोटिनिक और मस्कुलिनिक। ये जो हमने स्टडी भी किया, लेकिन इधर हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है निकोटिनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा निकोटीनिक, निकोटीनिक के मतलब लिखा गया इट इज़ फास्ट क्विक लाइक इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप कंपैरिजन करें रिसेप्टर्स का निकोटीनिक और मस्कुरेनिक का, जो निकोटीनिक हमारा रिसेप्टर ये फास्ट है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू मस्कुरेनिक जो स्लो और स्मूथ है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं मोस्टली ये नर्व्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मस्कुरेनिक होते हैं इनका काम आर्गन लेवल पे होता है, ठीक है। उधर हमें स्लो और स्मूथ सिग्नल चाहिए होता है, लेकिन एज और नर्व्स के ऊपर, ठीक है, हमें फास्ट सिग्नल चाहिए होता है, ठीक है। सो इधर लिखा गया है एट द ऑटोनोमिक गैंग्लिया एट द मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एड्रीनल मेडुला, ये मैंने इधर एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास बंदा है, ठीक है, ये हमारा बंदा है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम निकल के जा रहा है, ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका जो ये गैंग्लिया मौजूद है, ये वाला गैंग्लिया, उस गैंग्लिया ऊपर हमारे निकोटीनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं, निकोटीनिक न्यूरोनल जो हमारी टाइप है एन वो वाले मौजूद होंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारी नर्व्स जा रही मसल्स को, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारे मसल्स के ऊपर एन मौजूद है। सो जब एसिटाइकोलिन हमारे मसल्स के करीब जाता है वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैक करेगा, एन के ऊपर, ठीक है। और लास्ट वन है जो हमारा किडनी है, किडनी, हमने एक्सेप्शन यस्टरडे एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल मेडुला है, ये एक्सेप्शन है हमारे किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमें इसमें गैंग्लियन वाल्व नहीं होगा, डायरेक्ट जाएगा हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई सीधा एड्रीनल मेडुला के ऊपर, और एड्रीनल मेडुला पर कौन से मौजूद हैं, एन मौजूद हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट निकोटिनिक रिसेप्टर्स। सिंपली आपको पता होना चाहिए दो तरह की टाइप्स हैं इसकी, एक एन है और दूसरी हमारी एम है, दूसरी हमारी एम है, ठीक है। सेकंड वन इज एम, ठीक है। ये हमें पता चलेगा, और इनक्लिकेशन कितने गैंग्लिया के मौजूद हैं, मसल्स के ऊपर मौजूद, और जो हमारा एड्रीनल मेडुला है उसके ऊपर मौजूद है। अब हम आते हैं अपने मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो स्लो और स्मूथ हैं और आर्गन लेवल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। सो आपने याद रखना है जो मेन रिसेप्टर हैं जब आपका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, ये वाले मस्कुरेनिक मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जाके आर्गन में काम करना होता है, ठीक है। अब इधर लिखा गया है इसके 3 टाइप्स हैं, M1 M2 M3, ठीक है। ये स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ा था, ठीक है। जो M1 होता है वो ब्रेन और स्टोमक के अंदर होगा, ये हमारा स्टोमक है और ये हमारा ब्रेन के अंदर M1 होगा, और जो हमारा दिल है उसके ऊपर M2 होगा, और बाकी जितने भी आर्गन्स हैं, जितने भी जिनको पारासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो सारों के सारों में कौन सा होगा, M3 होगा, M3, ठीक है। उम्मीद है इस तस्वीर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। इधर एक नमूने यूज़ करते हैं, पहले खाओ फिर दिमाग से सोचो, ठीक है, सोचो और खाओ, ये हमारा M1 करता है, सोचो किसे, माइंड से सोचो और खाओ, हमारा स्टोमक, ठीक है। उसके बाद फिर दिल लगाओ मीन्स हार्ट, और बाकी काम सारे बाद में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मस्कुलेनिक रिसेप्टर्स। सिंपली आपको पता होना चाहिए इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और पहला जो ब्रेन और स्टोमक में मौजूद होती है, दूसरी हार्ट में मौजूद होती है, और बाकी रिमेनिंग जितने भी ऑर्गन हैं उनमें कौन सी होती है, हमारी M3, ठीक है। अब हम आते हैं अपने M1 की तरफ। M1 हमारा ब्रेन और स्टोमक में मौजूद होता है। ब्रेन में क्या करता है, ये सिग्नलिंग करता है, ठीक है। ब्रेन में क्या करेगा, सिग्नलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और स्टोमक में क्या करेगा, जो स्टोमक की सिक्रीशंस हैं, ठीक है, उनके इंक्रीज़ करेगा। यार जाहिर बात है, अगर आप घर में बैठ कर टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और आप रिलैक्स बैठे हो, ठीक है, और आपने बर्गर खाया हुआ, ठीक है, तो हमारे मैदे का क्या काम है, उस बर्गर को डाइजेस्ट करना। और डाइजेस्ट कैसे होगा कि जब आप उसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करेंगे। सो इधर जो हमारा M1 होगा सिक्रीशन एसिड रिलीज़ करेगा स्टोमक से, जिससे हमारे यहाँ बर्गर हजम हो जाएगा, ठीक है। और दी अदर हैंड जो हमारा हार्ट है उसके SA और AV नोड दोनों के ऊपर M2 मौजूद है, ठीक है। सो अगर आप घर में रिलैक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं बैठ के आराम से, सो आपको दिल को इतने काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे चाहिए कि आराम से उसकी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो, ठीक है, और साथ ही उसकी कंडक्शन भी जो AV नोड के ऊपर मौजूद है कंडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाए। सो M2 ब्रेडिकार्डिया में हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट M3 है। M3 जितने भी रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं उन सब में हमारा क्या होगा, M3 होगा। इधर मैंने कुछ लिखी हैं लाइक आइज़ में क्या होगा, मियोसिस मीन्स जो हमारा पीपल है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, आपके पीछे शेल लगा हुआ था, ठीक है, आपके मिड्रियासिस हो रहा था, मीन्स आपका प्यूपिल
का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था ताकि आपका जो एरिया वाइड नज़र आए, ताकि आपको भागने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते मिल जाए, ठीक है। सेकंड है हमारा लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। यार आप जाहिर बात है टीवी देख रहे हैं आराम से बैठ के, आपको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है। सो लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, जीआईटी में क्या होगा, मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी और सिक्रीशन इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। वो कौन करवाएगा, हमारा M3। उसके बाद जो ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और आपका स्फिंक्टर रिलैक्स मीन्स ओपन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पी आएगी, ठीक है। और सेकंड जो हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे फेरिंग्स में मौजूद हैं, हमारी आंखों में मौजूद है, वो सलाइवा और टीज़ वगैरह प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारा रेक्टम है वो रिलैक्स करेगा और हमें डेफिकेशन होगी, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट दी मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। सो अब हम आते हैं, इधर लिखा गया डैट्स वाई कोलिनर्जिक ड्रग्स काजेज। वो कह रहा है कि जब हम पेशेंट्स में कोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, डायरिया क्यों होता है, क्योंकि हमारी ये जो करवा रहा था, ये क्या करवा रहा था, ये हमारा एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रहा था, मोटिलिटी ज़्यादा करवा रहा था, मीन्स हमारा जीआईटी सिस्टम को ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, डायरिया। सेकंड है सैलिवेशन, मीन्स जिन पेशेंट में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं उनमें मुंह में जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इसकी वजह इंक्रीज क्रिएशन है। लास्ट वन इज स्वेटिंग, ठीक है, ये भी उसकी वजह है, ठीक है। उसके बाद है ब्रोंकोस्पाज्म मीन्स समटाइम जब आप पेशेंट्स में कोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं उनमें ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोंको को रिस्ट्रिक्शन करवाता है। अगर अवर ड्रग हमने यूज़ कर लिया तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी जो ब्रोंकोस्पाज्म में लीड कर देगी। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया मीन्स ये हार्ट रेट को ज़ाहिर बात है हमें पता है डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हार्ट का रेट ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया ब्रेडिकार्डिया काज हो जाएगा और अम्योसिस, ठीक है। सो बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी समरी की तरफ। समरी वेरी इजी, उम्मीद है आपको सारी समझ जाए। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो करवाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। मीन्स आप घर में बैठे हुए, ठीक है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आपका क्या काम है, बस रेस्ट करना और जो खाया पिया उसको हजम करना, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस वन आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सो इधर हमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा एक्टिवेट है वो है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन आपने याद रखना है, जो हमारा रिसेप्टर होगा ना न्यूरो ट्रांसमीटर वो एसिटाइलकोलिन होगा। ऑन दी अदर हैंड आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फैक्टर पे हमारा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर वो कौन सा होगा, हमारा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन किधर से रिलीज हो रहा था, हमारे एड्रीनो मेडुला से, और जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो नर्व्स के ऊपर से रिलीज हो रहा था, ठीक है, जो थ्रैकोलम्बर से आ रही है, ठीक है। अब लिखा गया वो बना कैसे होता है, वो बना होता है मेड ऑफ कोलिन एंड एसिटाइल को, ठीक है। एसिटाइल को और कोलिन दोनों मिल के कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू एंजाइम है जो शेफ था हमारा, ठीक है, वो बनाएगा एसिटाइल कोलिन। हमारे रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज निकोटिनिक और सेकंड वन इज मस्कुरेनिक। ये दो टाइप्स हैं हमारी रिसेप्टर्स की, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो हमारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, निकोटिनिक से हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, NN और NM। जितने भी गैंग्लियन वाला एरिया होगा, एड्रीनो मेडुला होगा, ठीक है, उन सब पे हमारा क्या मौजूद होगा, हमारा NN मौजूद होगा, और जो हमारे मसल्स होंगे उनके NM मौजूद होगा, न्यूरो मस्कुलर मसल से याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मस्कुलेनिक रिसेप्टर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कहता है पहले सोचो और खाओ M1, फिर दिल लगाओ हार्ट, और बाकी काम सारे बाद में, ठीक है। सो M1 ब्रेन और जीआईटी में, M2 हार्ट में, M3 रिमेनिंग जितने भी ऑर्गन्स थे, आइज़ हो गया हमारा, ठीक है, जीआईटी में हो गया जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद सलाइवा प्रोडक्शन होगी, ग्लैंड्स को होगी, मीन्स जितने भी रिमेनिंग ऑर्गन है उन सबको ये सप्लाई करके ब्लैडर वगैरह को। सो क्लिनिकल इफेक्ट्स, वो कह रहा है कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हमें कौन से इफेक्ट देखने को नजर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रेडिकार्डिया, मीन्स आपका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो आपका ब्रोंकोस और ब्रोंक्यूल्स है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मीन्स उनका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, जो साइज जो सुराख है वो डिक्रीज हो रहा है ताकि हवा कम आए, क्योंकि रेस्ट के दौरान आपको इतनी हवा की ज़रूरत नहीं होती, मीन इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। जो थर्ड है म्योसिस का मतलब है कि जो आपका पीपल है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो
उसके बाद है सिक्रीशंस, जो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो जीआईटी में मौजूद हैं, आपके फेरिंग्स में मौजूद हैं, आपके माउथ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जिधर जिधर ये सिक्रीशन है वो सारी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है यूरिनेशन। अब यार देखिए ना, आपके पीछे शेर लग गया, ठीक है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है सिक्रीशंस की, यार जब अगर आपने दौड़ना है, ठीक है, उधर हमने पढ़ा कि हमें ब्रोंकोडाइलेशन चाहिए होगी ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और सिक्रीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है यार, सारी बात, अगर आपके फेरिंग्स में सिक्रीशंस की इत्तादाद ड्यूरिंग एमरजेंसी इंक्रीज़ हो जाए तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ये हवा में रुकावट बनती है सलाइवा में, ठीक है। सो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो तो आपका जो सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ड्राई माउथ वगैरह ये वाली कंडीशंस आती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनेशन मीन आप पी वगैरह करेंगे, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। सो डेट्स ऑल अबाउट दी टू टॉपिक, एंड उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।